नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता अधिनियम 1955। और हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में कि भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित था और यहाँ पर 5 से लेकर 11 आर्टिकल थे। और जिसमें दोस्तों आपको ध्यान होगा अगर कि हम लोग 10 और 11 में देखे थे कि नागरिकता से संबंधित विधेयक या कह सकते हो कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ठीक है, तो इसी को जो है आगे इम्प्लीमेंट करते हुए संसद ने एक कानून बनाया हुआ था, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और हम दोस्तों देख सकते हैं कि 2 भाग में समझ सकते हैं। संविधान लागू होने से पहले अगर नागरिकता के बारे में देखना है तो क्या देखा जाएगा, तो वो आर्टिकल 5 से 11 तक देखा जाएगा। और संविधान लागू होने के बाद संसद ने एक एक्ट पास किया था, सीए का मतलब है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और किस अनुच्छेद से संसद को यह ताकत मिली थी? अनुच्छेद 10 और 11 से। और अगर आप ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए उसे प्लीज देखिए। और उसके बाद दोस्तों कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है, लूप होल रह जाता है, तो उसमें आवश्यकता होती है संशोधन की, या कोई कमी हो, सरकार चाहती है कुछ उसमें नया जोड़ना तो संशोधन करती है। तो संसद ने जो है सिटीजनशिप एक्ट में कई सारे संशोधन किए हैं, लेकिन जो प्रमुख संशोधन है दोस्तों वो ये है। 1986 में एक संशोधन किया गया जो जुलाई 1987 में लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक चीज और, ये दिमाग में आप रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी कुछ डेट आने वाली है तो उसे आपको इससे रिलेटेड रहेंगे वो। तो 1986 का जो अमेंडमेंट था, संशोधन था, वो लागू होता है जुलाई 1987 से। ऐसे ही 1992 का अमेंडमेंट है, 2003 का है जो कि दिसंबर 2004 में लागू होता है, 2005 है, 2015 है और ये 2019 अभी आप सीएए का जो विवाद चल रहा था, आपने देखा था कोरोना से पहले कैसे दिल्ली में जो है बैठ के सब लोग धरना दे रहे थे। तो फिलहाल हम लोग इन सब को सम्मिलित रूप से मिला के जो है पढ़ेंगे। तो आ गया नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों बात किन चीजों की जाती है? 3 चीजों की। अर्जन, एक्विजिशन ऑफ व्हाट? ऑफ सिटीजनशिप। समाप्ति, किसकी समाप्ति? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। और कुछ बातें जो है वो इसमें करेंगे हम लोग। आपको पता है कि कोई भी एक्ट होता है तो शुरुआत के आर्टिकल में उसके बारे में बताया जाता है, तो इस वजह से मैं आर्टिकल 3 से 7 तक, मतलब जो शुरुआत के 1-2 और आर्टिकल है कि इस नागरिकता अधिनियम है, इन सब के उसके बारे में लिखा हुआ तो वो हमने नहीं लिखा है। तो 3 से 7 तक दोस्तों अर्जन के बारे में है। अर्जन मतलब कि कैसे किसी को भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक। और 8, 9, 10 में समाप्ति के बारे में है कि कैसे नागरिकता जा सकती है। और फिर बाकी के जो वो है वो आदर्श में आएंगे। देखिए जैसे जो संविधान होता है हमारा, उसमें अनुच्छेद होते हैं ना, अनुच्छेद हो गया, ठीक है। तो लेकिन ऐसे ही जो एक्ट होते हैं, ये अधिनियम होते हैं, इनमें धाराएं होती हैं, धारा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं जो प्रमुख धाराएं थी। तो दोस्तों एक हमारे पास कोड है, कह सकते हो आप, ट्रिक है याद करने का, और ठीक भी है। देखिए, और जिसको बहुत विशेष तैयारी नहीं करनी है, डिटेल में नहीं जानना है, चूंकि भी ये करंट में भी आ सकता है, जो है अभी चर्चा का विषय था, इस वजह से। बाकी हमारे जो मित्र तैयारी कर रहे हैं टेट वगैरह की, तो वो बस इतना ध्यान लें कि प्रमुख संशोधन कब कब हुए थे। 1986, 1992, 2003, 2005, 15, 19। बाकी जो है 19 वाले में क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिख, बौद्ध, जैन, इन सबको जो हमारे पड़ोसी कंट्री है उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो 3 से 7 तक, मतलब कि 3 से 7 तक में क्या है? एक्विजिशन। तो एक्विजिशन के बारे में देखते हैं हम लोग। एक कोड है, जाओ वापस पाक देश के भूभाग पर। जैसे कोई कुछ कहता नहीं तो पाकिस्तान भेज देंगे, एक चलता नहीं रहता है हमारे देश में, असहिष्णुता आ गई है, ऐसी बातें। तो वहां पर जाओ वापस पाक देश के भूभाग पर, बहुत अच्छा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो ये 3, 4, 5, 6, 7 का मतलब है धाराएं। तो जाओ से हो गया जन्म, जन्म के आधार पर नागरिकता, मतलब सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो जाओ से हो गया जन्म। वापस, वापस मतलब वंश, ठीक है, वंश के आधार पर, मतलब सिटीजनशिप बाय डिसेंट। पाक से हो गया पंजीकरण, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी को कैसे जो है नागरिकता मिल सकती है। देश,
मतलब देसीकरण, नेचुरलाइजेशन। उसके बाद देसीकरण होता है, सरकार किसी को कह देगी हाँ भैया ये बहुत, मतलब सरकार की पावर है एक प्रकार से। भूभाग, भूभाग के अधिग्रहण या समावेशन पे 7 में है। तो जाओ वापस पाक देश के भूभाग पर 3, 4, 5, 6, 7। जैसे अगर मान लो भारत में कोई जो है, जैसे सिक्किम भारत में विलय हो गया, गोवा, पौंडीचेरी, तो यहाँ के जो लोग थे उनका क्या होगा, तो वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो सरकार एक बस एक जो है, आप कह सकते हैं उसको बोलते हैं गैजेट, जो ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें जो है सरकार लिख देगी और इतने मात्र से वहां के लोग जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये कितने आधार हुए इसको आप देख लीजिए, 1 आधार, 2 आधार, 3, 4, 5। मतलब कि इस एक्ट में दोस्तों 5 आधार से, 5 आधार से नागरिकता मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर इतना आप कर लेंगे कि नागरिकता के प्राप्ति के कितने अब वर्तमान समय में इस एक्ट से हैं, तो 5 आधार हैं। कौन कौन से हैं? या जाओ वापस पाक देश के भूभाग कर, तो जा से हो गया जन्म, फिर वापस मतलब वंश, जाओ वापस पाक मतलब पंजीकरण, और वो ऊपर लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लीजिए आप, ठीक है। और दोस्तों अब हम उन सब में, जैसे धारा 3 में क्या था, धारा 3 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, और धारा 3 में था जन्म से नागरिकता। याद रखना है आपको, जाओ वापस पाक भूमि के, जाओ वापस पाक देश के भूभाग पर। तो जाओ से हो जाएगा जन्म, वापस से हो जाएगा वंश, पाक से हो जाएगा पंजीकरण, देश का हो जाएगा देसीकरण, फिर भूभाग मतलब भूभाग के अधिग्रहण से, ठीक है। तो जन्म से नागरिकता जो है देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, 26 जनवरी 1950 से, मतलब इस तारीख को या इससे इसके बाद से लेके 1 जुलाई 1987 तक। अच्छा, ये 1 जुलाई 1987 क्यों लिखा हुआ है? मैंने आपसे कहा था कि जो 1986 का जो अमेंडमेंट था वो 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ था। देखो ये नीचे लिखा हुआ है, मतलब कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हैं वो भारत के नागरिक होंगे जन्म के आधार पर। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर ध्यान देने लायक हैं। कौन कौन सी बात ध्यान देने लायक है? अब कोई आया बाय द वे यहाँ पे और घूमने आया है, या कोई किसी कारण से आया है, बम फोड़ने आया है, ऐसे भी तो लोग आते रहते हैं ना यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करने। ऐसे लोगों को हमारे देश की सेना जो है मुंह तोड़ जवाब देती है। इसके बावजूद जो है, तो अगर उनका जन्म हो गया, आप समझे, उनका जन्म हो गया तो क्या होगा, उनको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी भारत की। तो ये तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। तो इसी को देखते हुए 1986 में संशोधन किया गया, जो कि 1 जुलाई 1987 को लागू हो गया, और दूसरा वाला 2003 में हुआ था, जो कि 3 दिसंबर 2004 में लागू हुआ था। तो अब इन दोनों डेट के बीच में जिसका जन्म होगा, अब शर्त क्या रखी गई है, आप देखिए कि माता या पिता या दोनों या एक, भाई कम से कम एक भारतीय नागरिक हों। लेकिन फिर भी समस्या थी, एक भारतीय नागरिक हो, पता लगा दूसरा जो है इलीगल माइग्रेंट हो, मतलब कि ऐसे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आगे घुस गया हो किसी रूट से, जैसे होते हैं नेपाल से चले आते हैं, बांग्लादेश से चले आते हैं, तो ऐसे हो गया। तो इस भाई लूप होल धीरे धीरे पता चलता रहता है, तो धीरे धीरे जो है अमेंडमेंट होते हैं और काम आगे बढ़ता रहता है। तो एक शर्त रखी गई, मतलब जो 1986 वाला जो अमेंडमेंट था वो ये था। लेकिन अब 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या करेंगे कि जो 3 में हुआ उसमें कहेंगे कि दूसरा वाला इलीगल नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 दिसंबर को या उसके बाद में भारत में जो जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 2 शर्तों में से कोई एक पूरा करना पड़ेगा उसे। माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या फिर अगर भारतीय नागरिक नहीं है दोनों, तो एक नागरिक तो कंफर्म होगा, आपने पीछे ही देख लिया था, तो एक नागरिक तो कंफर्म होगा, और दूसरा अवैध प्रवासी, अप्रवासी ना हो, मतलब इलीगल इमिग्रेंट ना हो दूसरा वाला। पता लगा इलीगल होगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो भैया हो, अभी तक आपने देखा बड़ा इजी था। धारा 3 में जन्म के आधार पर नागरिकता बताई गई है। शुरुआत में था कि कोई भी भारत में जन्म ले लेगा नागरिक हो जाएगा, लेकिन बाद में लूप होल पता चला, 1986 में संशोधन किया, 1987 से लागू हो गया। मतलब संविधान के लागू होने से 1987 के बीच तक
कहा गया कि एक लोग भारत के, एक मतलब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। लेकिन 2003 के संशोधन से 2004 में लागू हुआ था, तो इसके बीच में ये कहा गया कि दोनों में से दोनों या कोई एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट ना हो। ठीक है, तो इस आधार पर। लेकिन इसका कोई अपवाद भी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और भी देश ऐसे कहता हो कि जन्म के आधार पर नागरिकता हम देंगे, और आप सब सेलेक्ट हो गए हैं, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिए, और आप जो है जो फॉरेन सर्विस है उसमें मिल गया, और आप किसी इंडिया का जो है रिप्रेजेंट करेंगे किसी देश में, सपोज आप ब्रिटेन, कोई देश है XYZ, ब्रिटेन क्यों बोलें, तो वहां पर जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता है, और आपने जो है अपने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या उस देश का नागरिक हो जाएगा बच्चा? तो यही चीज यहाँ पर भी था कि जो फॉरेन डिप्लोमेट थे, जो विदेशी राजनयिक थे, उनको ये इस बात से छूट मिली हुई थी कि भाई उनके बच्चों को नागरिकता नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर कोई शत्रु देश का नागरिक के बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं, और इसमें एक और क्लॉज है कि जो जन्म हो रहा है वो क्षेत्र जो है शत्रु देश के नियंत्रण में हो। ठीक है, उस क्षेत्र पर नियंत्रण किसका हो? शत्रु देश का, शत्रु देश। ठीक, तो ऐसे में जो है इस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो अपवाद क्या है? विदेशी राजनयिक और जो है शत्रु देश के नागरिक के बच्चे को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जन्म हो गया, अब देखते हैं वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर नागरिकता मतलब सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डिसेंट, अब जैसे मान लो जैसे कोई बाबा दादा कोई जो है भारत में रहता रहा होगा, अब बाहर चला गया, तो उनके लिए इस बार इसमें जो है कहा गया है वंश किसमें? धारा 4 में। धारा 4 किसका? सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, ठीक है, भारतीय मूल का मतलब जैसे कोई XYZ बच्चा है, वो किसी विदेश में रह रहा है, वहां का नागरिक है, लेकिन उसका जो मूल है, जो ओरिजिन है, वो भारत में हुई है, मतलब उनके दादा परदादा यहाँ पे रहे हों। ठीक है, यहाँ के ही निवासी नागरिक रहे हों। तो 26 जनवरी 1950 को शब्द ध्यान देना है। ठीक है, इसके पिछले भी को भी था, जहां पे ऐसे होगा उसको को से। और 10 दिसंबर 1992, अब देखिए आपने देखा होगा इसके पहले कि एक संशोधन जो है 1992 में भी हुआ था। देखिए ये संशोधन की लिस्ट आपके सामने है, ये देखिए 1992। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से पहले उसके पिता जन्म के समय भारत के नागरिक हों। ठीक है, जब उसका जन्म हो रहा था तो उसके पिता जन्म के समय भारत के नागरिक हों, जन्म के समय। तो एक ये क्लॉज हो गया। दूसरा, 10 दिसंबर 1992 या बाद में उसके माता या पिता कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हों। साथ में एक बात और ध्यान देनी है कि 3 दिसंबर 2004 को या बाद में जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना होगा भारतीय दूतावास में। ये बात हमें ध्यान देनी होगी वंश के आधार पर नागरिकता में। अब यहाँ देखिए 10 दिसंबर 1992 को या बाद में उसके माता पिता कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, भारतीय नागरिक हो, और ये लिखा है जन्म के समय भारतीय नागरिक हो, मतलब जन्म के समय भारतीय नागरिक रहा हो, बाद में ना भी हो तब भी वो जो है हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कर दिए 1992 में कि नागरिक हो, लेकिन लिखा क्या है 10 दिसंबर 1992 या बाद में, उसके बाद भी। लेकिन जब पता चला 2004 में, 2003 में एक संशोधन किया जो कि 2004 में जोड़ दिया गया, उसमें क्या कहा गया कि 2004 के बाद अगर जन्म लिया है तो 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना होगा। कहाँ? हर देश में एक एम्बेसी होती है ना, तो भारतीय एम्बेसी में जाकर उसको पंजीकरण करा लेना होगा। इसका अर्थ ये हम सब कह सकते हैं 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक तो कोई बात नहीं है, पर इसके बाद जो है माता पिता को तो भारतीय नागरिक, किसी एक को भारतीय नागरिक होना होगा, प्लस पंजीकरण वाला नियम लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने वंश के आधार पर भी नागरिकता देख ली। फिर है दोस्तों पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण आपने देख ही लिया था, तो मेरे ख्याल से इतना मतलब खास नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कितने आधार हैं आर्टिकल में, जो कि 5 है। मैंने आपको वो बता ही दिया था, जाओ वापस पाक देश के भूभाग पर। उसके बाद यहाँ पर धारा 5 आई गई, ये जानते हैं आप लोग। अवैध अप्रवासी ना हो, अवैध अप्रवासी ना हो, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, और उसमें से इनमें से कोई एक शर्त फॉलो करना होगा कि वो 7 वर्ष रह चुका हो, तो अगर विवाह करता है कोई भारतीय नागरिक से, ठीक है, 7 वर्ष रह चुका
अब भारतीय मूल का अगर व्यक्ति है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर किसी देश में अगर जन्म लेता है, ऐसे ही विवाह। तो ये सारे क्लॉज हमें ख्याल से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा और जो है आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों पंजीकरण के बाद क्या होता है, पंजीकरण के बाद आएगा आपका देसीकरण। देसीकरण एक खास तरीका है जो अभी आपने, इसको थोड़ा जान लेना जरूरी है, जो 3, 4, 5 में नहीं आया कोई तरीका, अगर कोई बच जा रहा है तो उसको देसीकरण द्वारा सरकार कर लेती है, एक प्रमाण पत्र जारी करती है सरकार। ठीक है, बस नियम है कि अवैध आप्रवासी ना हो, 8वीं अनुसूची के कोई एक भाषा का उसको पर्याप्त ज्ञान हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी अगर भारत सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत विज्ञान और इन सब चीजों में जो है वो पारंगत है, ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि विज्ञान में आगे हो, ठीक है, दर्शन, फिलॉसफी या कला, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि साहित्य, विश्व शांति, मतलब ये जितने भी एरिया हैं, साहित्य, कला, ये सारी चीजें। उसके बाद विश्व शांति हो गया, मानव प्रगति हो गया, इन सब में अगर कोई काम कर रहा है और भारत सरकार चाहती है कि इनको भी भारत की नागरिकता मिल जाए, अगर वो आगे कहती है तो भारत सरकार क्या करेगी, अगर चाहेगी तो एक प्रमाण पत्र जारी कर देगी देसीकरण द्वारा नागरिकता, और उसे तुरंत से जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये ठीक है मामला, एक होना चाहिए ऐसा। जैसे मान लीजिए कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहे तो आसानी से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद था कि अगर कोई टेरिटरी भारत में मिला ली जाती है तो उसके द्वारा नागरिकता, वो धारा 7 में था। यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने कहा था राजपत्र में बस अधिसूचित कर दिया जाए, एक आदेश निकाल दिया जाता है और उसमें घोषणा कर दी जाती है कि कौन कौन और कब से भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पौंडीचेरी के लिए निकला था नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962, और फिर सबके सब भारत के नागरिक हो गए थे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, तुरंत मिलते हैं जो है अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अब जो है ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको आप लोग सिटीजनशिप एक्ट पढ़ लीजिएगा कहीं से, मैं लेकिन जो अभी 2019 में जो हुआ है अमेंडमेंट, उसको हम लोग अभी जो है डिटेल में देख लेंगे एक और वीडियो में, लेकिन तब भी आप इस एक्ट को पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। इतना विरोध वगैरह हुआ है, 2 बार न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के आके मध्यस्थता किए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। धन्यवाद।